हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। सीटेट अपर लेवल के लिए 6, 7 और 8th क्लास का जो साइंस है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हम यहाँ पर वो करने वाले हैं और साथ ही करने वाले हैं साइंस की पेडागोजी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में और इसी से आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है और जो साइंस वाला पोर्शन है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए साथ में बने रहिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मागी मिश्रण है। तो कौन सा बिस्मागी मिश्रण है हमें बताना है। यहाँ दे रखा है स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक, गुब्बारे में भरी हुई वायु या ब्रास पीतल। तो कौन सा जो है बिस्मागी मिश्रण का उदाहरण है। तो मिश्रण का उदाहरण के बारे में जानना है तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है समागी मिश्रण और एक होता है बिस्मागी मिश्रण। तो यहाँ पर बिस्मागी मिश्रण की बात की गई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि बिस्मागी मिश्रण आखिर होता क्या है। इसमें अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाया जाता है और उनके निर्माण से क्या होता है, एक बिस्मागी मिश्रण बन जाता है। मिश्रण कैसे कर लेते हैं हम, इसको हाथ से चुनकर, छन्नी से छान कर और क्या कर सकते हैं हम, अवयवों को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील नहीं होगा, आयोडीन नमक, गुब्बारे में भरी वायु भी नहीं होगा, ब्रास भी नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा आयोडीन युक्त नमक। ये जो है बिस्मागी मिश्रण का उदाहरण है और इसको किसके द्वारा, इसको उर्पातन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। और इसकी प्रोसेस क्या है, इसको पहले गर्म किया जाता है। जब इस मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठोस पदार्थ जो है वो रह जाता है और जो हमारा आयोडीन है वो गैस फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, बिस्मागी जो मिश्रण है वो अलग अलग हो जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, पाश्चुरीकरण, जीवाणुनाशन, समांगीकरण या किण्वन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा किण्वन। ये प्रक्रिया जो जानी जाती है ये किण्वन के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर ये अल्कोहलिक किण्वन का एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखकर दिखा दिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया आपको साथ में लिखकर दिखा दी है। और ये क्या होता है, इसमें होता है क्या, जब खमीर या बैक्टीरिया क्या होते हैं, भोजन में शर्करा के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उत्पाद एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है किण्वन। चलिए डीपली इसमें नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर रैपिड रिविजन चल रहा है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, एक प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर 55 डिग्री सेंटीग्रेड और 56 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी रिक्त स्थान तक उचित रूप में पढ़ा जा सकता है। तो बताना है कितना है, यहाँ पर 55 डिग्री से 56 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में 5 छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है कि कहाँ तक पढ़ा जा सकता है, 55.2 तक इसको क्लियर पढ़ा जा सकता है, सही पढ़ा जा सकता है, उचित रूप में पढ़ सकते हैं। कहाँ तक, 55.2 डिग्री तक। फिर कितना हो जाएगा, 55.1 हो जाएगा, 55 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 55.2 है, इस तक ही आप इसको उचित रूप में पढ़ सकते हैं, आगे की वैल्यू एक्यूरेट नहीं होगी। जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या है। तो हमें बताना है ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या होती है, जूल प्रति किलोग्राम होती है। यहाँ पर दे रखा है क्या, जूल किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है या किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो ऊष्मीय मान की एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। कैलोरी का यूज़ किया जाता था पर अभी जो है जूल का प्रयोग किया जाने लगा है। और कहीं कहीं अभी जैसे भोज्य पदार्थ हैं, कुछ कुछ जगह पर अभी कैलोरी ही यूज़ कर रहे हैं, पर बाकी सब जगह इसको जूल में ही यूज़ करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो बताना है फास्फोरस को पानी में क्यों रखते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर जल को शुद्ध करने के लिए, जल को मृदु करने के लिए, या ऑक्सीजन के साथ इसके संपर्क को रोकने के लिए,
उसकी मूल प्रकृति को बदलने के लिए, विकृतीकरण करने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ इसके संपर्क को रोकने के लिए। और ऐसा क्यों किया जाता है? फास्फोरस जो होता है एक बहुत क्रियाशील तत्व होता है। यदि इसे वायु के संपर्क में रखा जाता है तो ये क्या कर लेता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। इसीलिए इसको पानी में रखा जाता है जिससे ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। चलिए ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं, उनके बारे में बताना है। इनमें से कौन 2 धीमे दहन को दर्शाते हैं? तो देखना है धीमा दहन किस किस में हो रहा है, देखना है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है इसके। लोहे पर जंग लगना सबसे पहले कहा जा रहा है। लोहे पर जंग लगना एक कैसी प्रक्रिया है? तो आप किसी लोहे की छड़ को अगर बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो उसे क्या चाहिए होता है? नमी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और वो क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है और उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है बहुत लंबे समय में होती है, बहुत धीमे होती है। यही नहीं कि आपने आज ही एक लोहे की छड़ डाली और कल ही उस पर जंग लग गया, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये धीमे दहन की प्रक्रिया को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना, तो आपने मोमबत्ती जलाकर देखी भी होगी, तो मोमबत्ती का जलना जो है एक तीव्र दहन की प्रक्रिया है, तो ये नहीं होगा। सी में दे रखा है श्वसन, तो श्वसन एक धीमे दहन की प्रक्रिया मानी गई है। वो इसलिए कि जब भी हम सांस लेते हैं उसके साथ साथ हम कुछ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पर जो उसमें हम ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न करते हैं वो बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है। तो इसलिए इसको भी एक धीमे दहन की प्रक्रिया माना गया है। और इसी तरह आ जाते हैं हम प्रकाश संश्लेषण पर। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम कैसा मानते हैं? ये भी एक तीव्र प्रक्रिया है, क्योंकि पौधे जो हैं प्रतिदिन अपना भोजन बनाते हैं, तो ये भी तीव्र दहन की प्रक्रिया मानी जाती है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें 2 धीमे दहन की प्रक्रिया देखनी थी, यहाँ पर हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर ए और सी। चलिए ये जिसमें आ रहा है वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और सी जो है ये करेक्ट हैं, ये दोनों धीमे दहन को दर्शाते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। तो सीएनजी और एलपीजी के पूर्ण दहन पर कौन से उत्पाद बनते हैं बताना है। CO2 बनता है, H2O या SO2, CO2 या H2O, केवल CO2 या 4 में दे रखा है केवल CO2, CO या H2O। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी और एलपीजी के पूर्ण दहन पर कौन से उत्पाद बनते हैं? ये बनते हैं CO2 और क्या बनता है? H2O। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन के कारण दिखाई देता है। तो चूने के पानी का जो दूधिया रंग होता है वो किसके कारण दिखाई देता है? तो यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, चूने के पानी में चूने के कारण दूध का थक्का बन जाता है, चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्यों की गंदगी होती है इसलिए दूधिया दिखाई देता है, या अविलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या होता है? चूने के पानी का दूधिया रंग विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ दे रखा है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो है का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। तो ये किसका उदाहरण है बताना है। विघटन का या द्विविस्थापन अभिक्रिया का, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया का, या संयोजन अभिक्रिया का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा जो है जो विलयन है उसका कलर जो है वो कैसा हो गया है? हल्का पड़ गया है और कील पर क्या है? एक भूरे रंग की परत जम गई है। तो ये सब जो हुआ है विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बात की जा रही है खाद्य पदार्थों के डिब्बे की आंतरिक सतह टिन से पुती हुई होती है न कि जस्ते से, क्योंकि। तो जस्ते से क्यों पुती हुई नहीं होती बताना है। जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, या जस्ता टिन से महंगा होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। जस्ता जो होता है टिन से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए जो खाद्य पदार्थों के डिब्बे हैं उनकी आंतरिक सतह जो होती है उसको कैसे पोता जाता है? टिन से पोता जाता है, न कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता जो है अधिक क्रियाशील होता है।
चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। तो अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की क्यों सलाह दी जाती है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, या अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माशोषी है, अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण है इसलिए डाला जाता है। तो ऐसा नहीं है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ जो राइट आंसर है वो ये है कि तनु को, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, इसीलिए उसको पानी में डालने की सलाह दी जाती है। जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है, तो इसीलिए सेफ्टी पर्पज़ उसको पानी में डाला जाता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ दे रखा है क्या? एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों को चमकाकर फिर लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियाँ उसे दे देती है, जिन्हें वह घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं, पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः किस चीज़ का था बताना है। तो किस घोल में डालकर उसने चूड़ियों को चमका दिया और उनका वजन जो है वो कम हो गया। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, या तनु HCl। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ दे रखा है क्या? सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का जो मिश्रण होता है उसमें उसने क्या किया? चूड़ियों को डाला, जिससे क्या हो गया? सोने की ऊपर की लेयर हट गई और क्या हो गया? सोना चमकदार बन गया। तो उससे क्या हुआ? सोना चमकदार लगने लगा, पर उनका वजन जो है वो कम हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर क्या? सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सा होता है बताना है। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। अम्ल वर्षा में नाइट्रस अम्ल जो है ये उपस्थित होता है, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखिए धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो कौन सी ऐसी धातु हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? कापर, गोल्ड, आयरन, ये नहीं होगा। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर भी नहीं होगा। गोल्ड, आयरन और सिल्वर नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। और ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में जो है इनका स्थान सबसे नीचे है, बहुत कम है। और क्या है, तो इसी के कारण क्या हो जाता है, ये बहुत कम क्रियाशील हो जाती हैं, और कम क्रियाशील होने के कारण ये मुक्त अवस्था में जो है पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होता है। जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, या प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है प्रकृति में धात्विक ऑक्साइड होते हैं। तो प्रकृति में धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं उदासीन, अम्लीय, करीय, उभयधर्मी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये प्रकृति में कैसे होते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारीय होते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर। यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित मानव निर्मित रेशे में से कौन सा कृत्रिम रेशम है। तो रेशम के बारे में बताना है। कृत्रिम रेशम किसको बोला जाता है यहाँ पर, जो मानव निर्मित रेशों में से है। तो एक्रिलिक है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है या रेयॉन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल गया है वो क्या है, जो रेयॉन होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको कृत्रिम रेशम भी बोला जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर दिया हुआ है वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो ऐसी कौन सी गैस होती है जिससे दम घुट जाता है, जो ब्लड में हमारे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल गया है वो क्या है, वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है जिससे मनुष्य का दम घुट जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर बात की जा रही है क्या, रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कुछ चरण हैं।
जो सही क्रम में नहीं है, नीचे दिए गए हैं, उनको सही क्रम में लगाना है। चलिए देख ले। हम क्या करेंगे, गड्ढे की तली में रेत बिछाकर उसको ढक देंगे, तो इसको नंबर 1 आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, अब क्या करेंगे, उसमें कचरा डालेंगे, तो इसको लिखेंगे नंबर 2। नंबर 3 पर क्या आ जाएगा, अब गड्ढे में आप केंचुए डालेंगे जिससे वो खाद को बनाना शुरू करें, तो इस पर नंबर 3 डाल देंगे। और नंबर 4 पर आ जाएगा क्या, नंबर 4 पर आ जाएगा गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से आप ढक देंगे। तो यहाँ पर क्या सीरियल बन गया है हमारा, सीरियल जो बना है हमारा वो बना है B, A, D और C। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। तो किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा बताना है। कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का जो विलयन है, जलीय विलयन है, वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर दिया हुआ है पदार्थ के pH मान 7 से कम होते हैं तो वह क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है प्रकृति में, और अगर 7 से अधिक हैं तो वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अगर 7 पर है तो उसका pH मान कैसा हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है। तो समुद्र जल का जो pH मान है वो क्या है, 8.4 है। दूध का क्या है, 6.4 दे रखा है। रक्त का 7.4 है, और जो मूत्र होता है उसका 6 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। कार का pH होता है 6.5, शराब का होता है 2.8, सिरके का 2.4 और नींबू का होता है 2.2। तो ये वाले जो pH मान हैं कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपको बता दिए हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दे रखा है विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो विज्ञान में पाठ्यचर्या के बारे में योजना बनाना उसकी बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या होगा, यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। यह प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। चलिए ऑप्शन 4 भी देखते हैं। ऑप्शन 4 में क्या दिया है, यहाँ पर दे रखा है वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, विज्ञान में पाठ्यचर्या की जो योजना बनाई जाती है वो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण रखने के लिए बनाई जाती है या विवरण देती है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ पर दिया है विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बात किसकी हो रही है, विज्ञान की और तकनीकी की। विज्ञान के द्वारा हम तकनीकी का निर्माण करते हैं, तो उन दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है जबकि तकनीकी ऐसा नहीं करती, तो गलत है। तकनीकी वैज्ञानिक पद्धति के अनुगमन के द्वारा ही बनाई जाती हैं, तो ये रोंग हो जाएगा। विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक है, तो ये भी रोंग हो जाएगा। विज्ञान मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीकी जो है वो लक्ष्य उन्मुखी है। विज्ञान प्राचीन काल में उपस्थित था जबकि तकनीकी नहीं थी। तो चलिए राइट आंसर पर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 भी हो जाएगा रोंग। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। विज्ञान कैसा है, मुक्त अंत वाला है, और जबकि तकनीकी कैसी है, लक्ष्य उन्मुखी है। तकनीकी जो होती है हम उसका उपयोग किसके लिए करते हैं, किसी लक्ष्य के लिए करते हैं, किसी टारगेट के लिए करते हैं। और विज्ञान क्या है, उसका कोई अंत नहीं है, वो मुक्त अंत वाला है। उसमें आप कुछ भी खोज करते जा सकते हैं, खोज का कोई लिमिट नहीं है कि आप ये 2 खोज करेंगे आगे कुछ नहीं करेंगे। आपने देखा भी होगा अभी हमारे यहाँ से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो वो भी हमारी विज्ञान का ही उदाहरण है, मुक्त अंत का ही उदाहरण है। ये जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया है किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार्य होने के लिए उसे उपयुक्त अथवा की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। तो किसकी कसौटी पर उसको खरा उतरना पड़ता है, विश्वासों और मान्यताओं। तो मान्यताओं की बात साइंस में नहीं होती है। प्रयोगों, निरीक्षणों, ज्ञान और उद्देश्य। तो ज्ञान और उद्देश्य की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। मान्यताएं जहाँ आ गई वहाँ पर रोंग हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रयोगों, निरीक्षणों क्या होता है, उपयुक्त प्रयोग किए जाते हैं, अथवा निरीक्षणों की कसौटी पर जब खरा उतरता है तो जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसको स्वीकार्य कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 24 पर। यहाँ पर दिया है मनुष्य, 24 में दिया है विज्ञान मनुष्य को रिक्त स्थान को दृष्टिकोण सहायक होता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, रिक्त स्थान में क्या आएगा,
अंधविश्वासों को अपनाकर वास्तविक, तो अंधविश्वासों को अपनाना विज्ञान नहीं है। अंधविश्वासों को त्याग कर काल्पनिक, तो अंधविश्वासों को त्यागना सही है, पर जो है यहाँ पर काल्पनिक नहीं है। यहाँ दे रखा है अंधविश्वासों त्याग कर वास्तविक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 4th वाला रॉन्ग हो जाएगा, अंधविश्वासों को अपनाकर काल्पनिक। तो अंधविश्वासों को त्यागना है और फिर क्या है, वास्तविक दृष्टिकोण में सहायक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3rd है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 25। क्या दे रखा है, विज्ञान प्रत्येक तथ्य का रिक्त स्थान करके उसके प्रत्येक भाग को समझने का प्रयत्न करता है। तो विज्ञान क्या करता है, विश्लेषण और मोटे तौर पर, संश्लेषण और मोटे तौर पर, संग्रह और मोटे तौर पर, विश्लेषण और बारीकी से। तो विश्लेषण और संश्लेषण पहले समझ लेंगे। संश्लेषण हम रेखागणित में प्रयोग करते हैं और जो विश्लेषण विधि है वो क्या होती है, छोटे छोटे भागों में बांटकर किसी भी खोज को या किसी भी कार्य को किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, विज्ञान जो है विश्लेषण और बारीकी से विज्ञान प्रत्येक तथ्य को विश्लेषण करके, मतलब छोटे छोटे भागों में बांटकर, और उसको क्या करता है, बारीकी से समझने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। विश्लेषण संश्लेषण की जो विधियाँ हैं ये आपकी मैथ की पेडागोजी में अवश्य आएंगी, वो भी मैं आपको करा दूंगी, वहाँ पर रैपिड रिवीजन होगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नई नई वीडियो बनाकर लाते रहें, अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाते रहें आपके लिए, और आपकी तैयारी सीटेट की अच्छे से होती रहे। अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, और मैं क्वालिफाई करें कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ तैयारी करते रहिएगा, बने रहिएगा।